Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to start our new topic, that is topic number 4. Clear? So let us start. जी तो dear students, अब हम कंपेयर करने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को। आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से ये डिफरेंस पढ़ते चले आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और फिर आपने मैट्रिक में भी पढ़ा 9th-10th क्लास में, फिर उसके बाद आपने जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंबाइंडली हमने जितना भी ओवरऑल अपने सिलेबस में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से पढ़ा, उनको कॉम्प्रिहेंसिव कर कर एक ही टेबल के शक्ल में जो है उसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो किंगडम है वो सिर्फ एक है, द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। क्लियर? और बाकी 4 जो किंगडम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? तो ये पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इनके कंपैरिजंस आपके लिए प्रिपेयर किए। सो लेट अस स्टार्ट। तो द फर्स्ट फीचर इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको याद आ गया होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल वो न्यूक्लियस का तो इशू है इनके अंदर। ठीक है? जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तक पढ़ते आपको ये समझ में आई कि इनमें न्यूक्लियस का सबसे मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है? तो न्यूक्लियस बनता ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स जिनको हम जर्नल सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो इनके अंदर नहीं होती हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जनरलाइज्ड एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि ऑर्गेनल्स के गिर्द होती है, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है। क्लियर? तो इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि कंपैरेटिवली हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यहां पर तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं द न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर? और आपको याद होगा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट होल्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म उसको ये होल्ड करके रखती है। क्लियर? आगे चलकर जब हम मजीद इनकी डिटेल्स में जाएंगे ऑर्गेनल की, सो आई विल शेयर विद यू ऑल डिटेल्स। क्लियर? अब आते हैं जरा नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल। सो क्रोमैटिन आपको याद है, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। सो क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं इसको। ठीक है? मीन्स द क्रोमोसोम और द डीएनए, इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और यहां पर एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रल है, इट इज सेंट्रल। क्लियर? साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अब आते हैं जरा यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल में डियर स्टूडेंट्स द न्यूक्लियर मटेरियल जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ये जो क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है? एनवेलप के अंदर मौजूद है, जबकि यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? जबकि यहां पर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, या जिसको मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस। Is that clear to you? Now, the next, न्यूक्लियस को ही हम ले आते हैं। ठीक है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एज दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियर एनवेलप ना होने की वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से दे लैक और दे डू नॉट हैव, और द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। दे लैक न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। क्लियर? क्लियरली हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसमें the nucleus is not
प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब, ये वर्ड इस्तेमाल करना, इसका मतलब है कि प्रोमिनेंट नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो होगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इनका क्रोमोसोमल डीएनए है, जिस रीजन में मौजूद है, यानी कि वो सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन जरूर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। क्लियर? तो न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन उस रीजन को जहां पर इनका क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, इनकी क्रोमैटिन बॉडी पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड रीजन। और यूकैरियोट्स में, सो देयर इज अ वेल डिफाइंड, अ प्रोमिनेंट एंड वेल एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियस इज देयर। क्लियर? अब आते हैं एक और फीचर की जानिब, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा इशू ही यही है, मैंने आपसे शुरू में भी यही बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे मेजर डिफरेंस, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, कि जो इंटरनल सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी आउटर जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अलावा जो इंटरनल सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि अंदर नहीं होती। जब वो नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो ऑर्गेनल्स हैं, वो भी इनके अंदर नहीं होंगे। इन द प्रोकैरियोटिक सेल they lack membrane bounded structures, that is mitochondria, that is endoplasmic reticulum, that is Golgi apparatus, that is chloroplasts or the other plastids. Clear? So they lack them. Clear? अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। So they have membrane bounded structures, they have mitochondria, they have chloroplast, they have leucoplast, they have all kind of plastids, they have the Golgi apparatus, they have the vacuoles, they have the other kind of membrane bonded organelles like the vacuoles, etc., etc., etc. So they possess all the membrane bonded structures. Clear? आइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक अनदर फीचर है, दैट इज राइबोसोम। तो ये वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम, जिसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। ये चूंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये किस में मौजूद है? प्रोकैरियोट्स में, वाहिद ऐसा ऑर्गेनल। लेकिन फिर भी डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि इसके साइज का। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम्स हैं, दे आर 70S, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेंट्रीफ्यूगेशन की यूनिट है, जो हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उस वक्त जहां पर वो लेयर्स बनती हैं, जहां पर सेटल डाउन होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं एस मीन्स स्वेडबर्ग। तो ये कहां पर सेटल होता है? एट 70S, मतलब a little bit higher, a little bit away from the eukaryotic ribosome. ये थोड़ा सा लाइट वेट है। इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30S, और जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50S। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि 30 + 50 इज इक्वल टू 80, देन व्हाई वी राइट ओवर हियर 70? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर रहे। जब इन सब यूनिट्स को सेपरेट व्हेन दे आर सेपरेट, जब इनको जो वो स्पन किया जाता है और उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, तो स्मॉल सब यूनिट जो है इट सेटल्स एट द 30S, व्हाइल द लार्ज सब यूनिट इट सेटल्स एट द 50S। बट व्हेन दे आर एट कंबाइंड फॉर्म, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो तब ये लेयर बनाते हैं, ये सेटल होते हैं एट द 70S। क्लियर? तो देयर इज नथिंग टू डू विद द मैथमेटिक्स ओवर हियर, क्योंकि 30 + 50 इज इक्वल टू 80। नाउ in case of eukaryotic cell, the eukaryotic ribosome is a little bit larger than the prokaryotic ribosome. It is 80S. Clear? It is little bit heavier or larger. तो इसका जो smaller subunit है, it settles at 40S, while the larger subunit is 60S. So again, 60 + 40 is not
100, यहां पर हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे कि यहां पर अगर 40 + 60 100 होना चाहिए तो यहां पर 80 क्यों है. सो अगेन द लॉजिक इज ओवर हियर. क्लियर? वही लॉजिक है जो मैंने यहां पर आपको बताई. When they are separate, they will separate at 40 and the larger at 60. When they are combined, they will form the layer at the 80s. Now, dear students, come towards the DNA, the deoxyribonucleic acid, the genetic material. तो अगर इसकी शेप की बात देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें सर्कुलर होता है, लाइक दिस. जबकि इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, सो इट इज लीनियर लाइक दिस. क्लियर? हाँ, ये कॉम्पैक्ट होकर के कोई मुख्तलिफ शेप्स अटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब इनको आप अनवाइंड करें और खोलेंगे तो ये इसकी सर्कुलर बनेगी और इसकी लीनियर शेप बनेगी. इज दैट क्लियर? अब आइए जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के बाहर है, मींस आफ्टर द मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर प्लाज्म. लेकिन यहां पर तो खैर न्यूक्लियस ही नहीं है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन तो वो तो जरूर है. दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, इसके बहुत बारीक होती है, डेलिकेट होती है. इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मतलब कि वो लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर ही है. कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें जो है वो लिपिड्स भी हैं. लेकिन लिपिड्स इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं. ठीक है? दूसरे जो कैटेगरी है दैट आर कॉल्ड एज स्टीरोल्स, वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते. दे आर एब्सेंट. आपको याद होगा, आगे चलकर मैं आपसे डिटेल से डिस्कस भी करने वाला हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. तो जो हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर ही मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल. ठीक है? तो इनके अंदर स्टीरोल्स नहीं है, जबकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरोल्स मौजूद होते हैं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. बाकी मतलब कि कंपोनेंट्स की बात करें तो वैसा ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, बाकी लिपिड्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, एवरीथिंग. बट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन देम इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे लैक स्टीरोल प्रोकैरियोट्स while the eukaryotes they possess them. Now comes towards the cell division. So how do the prokaryotes they divide? तो dear students, इनके अंदर ना तो माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस. तो फिर क्या होता है इनके अंदर? जी डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट. इनके अंदर माइटोसिस से मिलती जुलती एक सेल डिवीजन होती है. किससे मिलती जुलती? A division which is similar to माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन. तो फिर माइटोसिस क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा माइटोसिस ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें इसके आगे दो फेजेस हैं, आगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस की आगे सब कैटेगरीज हैं, द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. और अल्टीमेटली क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड हो जाता है. कैरियोकाइनेसिस, कैरियो फ्रॉम कैरियोन मींस न्यूक्लियस. तो जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर कैरियोकाइनेसिस तो हो ही नहीं सकती. सो दैट इज द रीजन इनके अंदर फिर माइटोसिस नहीं होती, लेकिन उससे मिलती जुलती एक डिवीजन होती है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं. बाइनरी मींस टू, फिशन मींस टू स्प्लिट. तो एक बैक्टीरियल सेल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. दैट वेरी सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस भी मौजूद है और मियोसिस भी होती है. और याद रखना है कि जो माइटोसिस है ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होती है, ये डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है, जबकि मियोसिस इट ओनली टेक्स प्लेस इन अ डिप्लॉइड सेल. क्लियर? ये हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होती है. चलिए आगे एक और फीचर की जाने मूव करते हैं, दैट इज द सेल वॉल. A very interesting and very important part of this comparison. तो आपको याद होगा कि जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, द किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोकैरियोटी, उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, बहुत सारे लेयर्स पॉलीसेकेराइड्स, और उनके दरम्यान में कोवलेंटली बॉन्डेड है शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स. इसको कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया था? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडो फॉर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकन फॉर द शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि पॉलीसेकेराइड्स. सो इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन. जिसको कॉमन नेम दिया गया म्यूरिन का.
क्लियर। और यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस आपके लिए करवाई गई, दैट वाज सेक्यूलस। सेक्यूलस क्या, जैसे कि बकरे के ऊपर एक खाल होती है, ठीक है, वो उसकी जो स्किन है, तो स्किन उसकी प्रोटीन से बनी हुई है, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर से बनी हुई है, उसमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन क्या सिर्फ इतने से हिस्से पे वो खाल होती है? अब जब कुर्बानी देते हैं तो जब उसको कुर्बानी के बाद जब उसकी खाल उतारी जाती है तो इट्स अ होल यूनिट, एक ही, यानी कि वो खाल का यूनिट होता है। इसी तरह से बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही खाल है। सो दिस वेरी सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज सेक्यूलस। वाइल इन यूकैरियोटिक सेल वो वेरी करती है कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें फिर सेल वॉल वेरी करेगी। इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो उसमें यूजुअली द ट्रू सेल वॉल इज, जिसको हम कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल वो बनती है लिग्निन, क्यूटिन और सिलिका और वैक्सीज वगैरह वगैरह से, ठीक है। और इसी तरह से फंजाई की बात करें, सो इनकी सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से बनती है। सो यू नो वेरी वेल, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की किससे बनती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल, क्लियर। सो वो यूकैरियोटिक सेल आगे वेरी करेगा और उसी हिसाब से उसकी आगे फर्दर जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला आपको पता है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में पढ़ा आपने, और फ्लैजेला की बेस के ऊपर फिर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ी एट्राइकस एंड मोनोट्राइकस एंड लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस एंड पेरिट्राइकस, क्लियर। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो इनके फ्लैजेला होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन, क्लियर। जबकि यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला मौजूद होते हैं, but their flagella are not made up of flagellin, they are made up of tubulin protein, clear। आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स में, तो मतलब चूंकि इनके अंदर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं है, तो इनके अंदर वो फिर ट्यूबुलिन भी नहीं है, इनके अंदर फिर वो एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम फ्लैजेलिन कहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला बिटवीन देम। आइए चलते हैं थोड़ा सा इनके ओरिजिन की तरफ और थोड़ा सा एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशनरी कहानी है एक, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, बहुत ही पुराना। ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि इसको कंसिडर ऐसे किया जाता है नेचुरल सिलेक्शनिस्ट के हिसाब से या नेचुरलिस्ट के हिसाब से कि ये दुनिया में सबसे पहले जो सेल्स आए थे, जो उनमें से एक हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो दे रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, और they used to be appear some 3.5 billion years ago, clear। 3.5 billion years ago important है। और इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो नेचुरलिस्ट के हिसाब से, यानी the persons or the scientists which believe on the theory of evolution, according to them the eukaryotic cells they evolved from the prokaryotic cells, ये इनकी एवोल्यूशन हुई है। और चैप्टर नंबर 24 याद है आपको सेकंड ईयर का, ठीक है, उसमें बाकायदा तौर पर आपने कन्वर्शन ऑफ प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट पढ़ा था, ठीक है। सो the eukaryotic cells they evolved from the prokaryotes probably, clear, and the time span is the first eukaryotic cell that appeared on the face of the earth, that is 1.5 billion years ago. Prokaryotic 3.5, while the eukaryotic 1.5 billion years ago. चलिए आगे एक इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एटीपी प्रोडक्शन। Adenosine triphosphate or the energy packet or the energy, so the form of energy which all organisms use, जितने भी organisms हैं वो ATP की majority of them they mainly use the primary form of ATP, clear। एनर्जी इस्तेमाल करते हैं किसकी शक्ल में? ATP की, इनको एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है मुकम्मल तौर पर एरोबिकली, तो उससे बनते हैं 38 ATPs, क्लियर। कितने? 38 ATPs। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से बनते हैं 36 ATPs। सो व्हाई इज द डिफरेंस? आपको पता है कि
यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुविक एसिड दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट्स, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में 2 एटीपी इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है, 2 पायरुवेट्स, सो 2 एटीपीज आर कंज्यूम्ड। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें एट द एंड वो उन कंज्यूम्ड को निकाल करके बाकी हमारे पास जो बच जाते हैं दैट आर 36। तो चूंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो 2 एटीपी चाहिए थे वो यहाँ पे बचत हो गई इनके पास। सो इस वजह से इनके पास वो 2 एटीपी ज़ाया नहीं हुए। क्लियर? क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, इनका सारा का सारा जो प्रोसेस है दैट विल बी that is going to be taken in the cytoplasm. Clear? As they do not have any membrane bonded organelles, so they have 36 ATPs net. Clear? And now the organisms which possess these cells, what are they called? The prokaryotes and the eukaryotes. किनको कहते हैं? ऐसे organisms जिनके अंदर prokaryotic cell होगा और which are made up of prokaryotic cell, they are called as prokaryotes. The organisms possessing prokaryotic cells are called prokaryotes, and while the organisms which possess the eukaryotic cells, they are called as eukaryotes. Eu means true, pro means before. Clear? Now the cytoskeleton. Cyto means cell, skeleton means a framework. तो dear students, इनके पास साइटोस्केलेटन नहीं है, मतलब दे डू नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, इसी वजह से तो इनके पास ट्यूबुलिन नहीं थी, तो ट्यूबुलिन नहीं थी तो इसलिए इनका फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना। अगर इनके पास भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती तो फिर इनका भी फ्लैजिला हो सकता है, ट्यूबुलिन से बनता। सो एज दे डू नॉट, यानी कि हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह वगैरह, वो इनके पास नहीं होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में तीनों तरह की जो फिलामेंट्स हैं which are involved in the formation of cytoskeleton are present, like the microtubules, the intermediate filaments, and the most slender are the microfilaments. Clear? वो तीनों तरह की filaments इनके अंदर मौजूद हैं। Now, moving to another interesting feature, that is histone. Histone या जिनको कहते हैं they are magnets for DNA. Clear? अब dear students, दो हिस्टोन्स हैं, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। रीजन, चूंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इनका जो डीएनए होता है वो ऐसे डिस्पर्स्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, इट इज ओनली द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डीएनए पड़ा हुआ है। इसी वजह से तो हम इनके क्रोमोसोम को प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं मानते। क्लियर? इट इज नॉट जस्ट द क्रोमोसोम लाइक आवर क्रोमोसोम, इनके बस जस्ट वो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियोइड रीजन। याद रखिएगा, ठीक है, नो प्रॉपर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, नो ट्रू क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। रीजन, क्योंकि हिस्टोन्स नहीं है, क्योंकि हिस्टोन क्या करते थे, दे एक्ट एज अ मैग्नेट। याद होगा आपको, मतलब उनके अंदर हिस्टोन्स दे पोजेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड इमाइनो एसिड्स, चूँकि प्रोटीन है तो उसमें अबंडेंस होती है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की, द आर्जिनिन एंड द लाइसिन, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए के जो फॉस्फेट होते हैं उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इसके ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे फिक्स रह जाता है। जबकि चूँकि इसके पास ये है ही नहीं, तो इनके पास ये वाली सहूलत नहीं रहेगी। मतलब अगर ये वाली सहूलत नहीं है, सो देयर इज विल बी नो न्यूक्लियोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास न्यूक्लियोसोम भी नहीं है। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियोसोम किससे बनता है, 8 हिस्टोन्स प्लस रैप्ड डीएनए, उसकी 2 उसमें टर्न्स होती हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, सो दे डेफिनेटली पोजेस द हिस्टोन्स, और हिस्टोन 8 हिस्टोन्स plus DNA, that is equal to the nucleosome, clear, which is present every 200 nucleotides। हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम डीएनए, न्यूक्लियोसोम
DNA, nucleosome, DNA. So that makes the chromatin. Clear? That is a chromatin. तो यहाँ पर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है यूकैरियोट्स में, तो इसलिए इनका जो डीएनए वो पैक्ड है। यहाँ पर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, इस वजह से इनका डीएनए पैक्ड नहीं होता और ना ही इनके अंदर वो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज सेल साइज। तो generally the prokaryotic cells, they are 10 times smaller than the eukaryotic cells. Clear? अगर हम इनमें एक डायमेंशन की बात करें, that is the diameter. So prokaryotic cells, they range from generally 1 to 10 micrometers in diameter. 1 to 10 micrometers in diameter. जबकि eukaryotic cell, on an average, we see 10 to 100 micrometer in diameter. So they are approximately 10 times smaller than the eukaryotes, while they are 10 times approximately larger than the prokaryotes. आइए एक और इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फोटोसिस्टम। सो फोटो मीन्स लाइट, सिस्टम मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो ऐसे डिस्पर्स नहीं होती हैं। आमतौर पर दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो क्लस्टर की शक्ल में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और उस क्लस्टर को क्या नाम दिया जाता है? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को नाम दिया जाता है फोटोसिस्टम। क्लियर? अब दो तरह के फोटोसिस्टम मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हम यूकैरियोट से पहले शुरू करते हैं। फोटोसिस्टम 1 that absorbs 700 nanometer wavelength, while the photosystem 2 680 nanometer wavelength. Clear? तो ये 1 और 2 का आपको याद होगा, आगे चलकर डिस्कस भी हम करेंगे कि जो 1 और 2 की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज ओनली जस्ट बेस्ड अपॉन द डिस्कवरी। क्लियर? पहले डिस्कवर ये हुआ था 700 वाला, तो इसलिए इसका नाम 1 रख दिया। दूसरा जब बाद में डिस्कवर हुआ तो इसका नाम 2 रख दिया। हालांकि इनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, इसकी एनर्जी लेवल कम है, इसका फोटोसिस्टम 1 का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम है। क्लियर? और वो फोटोसिस्टम कौन सा है? दैट इज यस 2। और वो है किसके अंदर? दैट इज प्रेजेंट इन द सायानोबैक्टीरिया which were previously known as blue-green algae. Clear? तो उनके अंदर फोटोसिस्टम 2 मौजूद है। Now, dear students, we will discuss about some the factors and some features related to transcription in both of the cells, the prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell. तो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, that is the copying of a gene or a particular sequence of nucleotide from DNA to RNA. ठीक है, DNA से RNA की शक्ल में जो कॉपिंग होती है एक जीन की या एक मखसूस पॉली जो है न्यूक्लियोटाइड चेन की, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जहाँ तक बात है साइट की, तो प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगी? डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। पहले जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, और फिर वहां से न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वहां से फिर वो ट्रेवल करता हुआ साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां पर जाकर फर्दर ट्रांसलेशन होगी। नाउ द प्रोमोटर सीक्वेंस, यू नो वेरी वेल कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने के लिए देयर इज अ प्रोमोटर सीक्वेंस। एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है जिसको हम गाका बॉक्स भी कहते हैं और टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ये 2 प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं, इनको प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं। और इन्हीं को पहचान के आगे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करता है। तो प्रोमोटर सीक्वेंस की जहाँ तक बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, ये इसमें जो गाका बॉक्स है मीन्स द TTGACA जो सीक्वेंस है इट इज प्रेजेंट एट -35, जबकि टाटा सीक्वेंस जिसको हम TAATAT सीक्वेंस कहते हैं इट इज
-10। क्लियर? सो ये यहाँ पर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज डिफरेंट। इसमें जो गाका बॉक्स है यानी TTGACA सीक्वेंस इट इज -75, जबकि टाटा बॉक्स मींस द TAATAT इट इज -25। तो इनके प्रोमोटर सीक्वेंसेस में भी डिफरेंस है एज फार एज द ट्रांसक्रिप्शन इज कंसर्न्ड। आइए जरा एंजाइम्स की तरफ चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA पॉलीमरेज है जो कि मतलब कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन को कैरी ऑन करेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह के डिफरेंट RNA पॉलीमरेजेस हैं। RNA पॉलीमरेज लाइक DNA पॉलीमरेज ये भी सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है एज यू नो। तो यहाँ पर 3 तरह के RNA पॉलीमरेजेस हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज बनवाता है राइबोसोमल RNA, RNA पॉलीमरेज 2 बनवाता है द मैसेंजर RNA, while the RNA polymerase 3 it forms the transfer RNA। क्लियर? सो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। जहां तक बात है फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की, या जिनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं, जो जब ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होती है उसके बाद कुछ एडिशंस होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो ही साइटोप्लाज्म में रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो RNA बनेगा, तो so there is no need of any post transcriptional modification। यहां पर कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं आएंगी, ना 7-methyl GTP कैप और ना ही पॉली ए टेल, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? जरूरत कहां पे पड़ती है? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि यहां में इन द यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर RNA बना, ट्रांसफर RNA बना। आमतौर पर हम जब जिसकी बात करें वो मैसेंजर RNA की बात करें, सो एनी काइंड ऑफ RNA स्पेशली द मैसेंजर RNA जब बनता है, अब इसको कहाँ जाना है? इट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि 10 गुना बड़ा भी है प्रोकैरियोटिक सेल से, तो इसको जर्नी करनी है कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। कहाँ से होता हुआ जाएगा? थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट्स। जब साइटोप्लाज्म में जाएगा या न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो वहां पर रास्ते में कहीं पर भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मिल सकते हैं इसको, लाइक फॉस्फेटेजेस और द न्यूक्लियसिस। तो वो इस की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको खराब कर सकते हैं, मतलब कि मैसेंजर RNA को जो है वो उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं, उसकी डाइजेशन करवा सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ताकि जो मैसेंजर RNA बनना है हमारे सेल में वो बहुत सेफली, सुकून के साथ, बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी नुकसान के वो राइबोसोम तक पहुंच जाए, ताकि हम जो डिजायर्ड प्रोटीन है सेल को वो बना सके। तो यहां पर फिर यूकैरियोटिक सेल में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जब मुकम्मल हो चुकी होती है, जब वो मैसेंजर RNA का जो थ्रेड है वो रिलीज हो चुका होता है, उसके बाद इसकी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे, एट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड there is the addition of 7-methyl GTP cap, or at the last one जो आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड होती है वहां पर एक पॉली एडेनाइलेट टेल, और जिसको पॉली ए टेल भी कहते हैं, वो ऐड की जाती है। इज दैट क्लियर? सो हियर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आर रिक्वायर्ड in order to for the safe journey from the nucleus to the cytoplasm. Clear? Now, if we talk about the type of complexity of the transcription, हम just transcription को भी देखें, 1.2, 3, 4, 5 इस तरह करके डिस्कस कर रहे हैं। So the last point of transcription is the type of complexity they possess. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है बहुत सादा सी ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। जैसे वो मैसेंजर RNA एक ही RNA पॉलीमरेज से मैसेंजर RNA बना, वहीं पे साइटोप्लाज्म बना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसकी आगे ट्रांसलेशन हो जाएगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखें, एक तो सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है, दूसरा न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर वहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से होते हुए आना है, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, वो मुख्तलिफ RNA बनवा रहे, फिर एट द एंड उसके ऊपर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। सो इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द
transcription in the prokaryotic cell. And in the last, some examples are here, important. So bacteria, cyanobacteria, which is also known as blue-green algae, clear? And which is previously known as blue-green algae, the cyanobacteria, and the archaeobacteria, clear? So they are the examples of prokaryotic cell. तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में खास तौर पर जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स हैं इनको मतलब कि घुमा के थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ठीक है? लाइक आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, आपने पढ़ा था ओसिलाटोरिया, आपने पढ़ा था एनाबेना। तो ये साइनोबैक्टीरिया है, तो इनको घुमा के थोड़ा सा ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस के हवाले से कुछ घुमाया जा सकता है किसी भी एक फीचर में, क्लियर? और जहाँ तक बात है यूकैरियोटिक सेल की, सो एक्सेप्ट देम द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि एक ही किंगडम है, इनके अलावा बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स, द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड द फंजाई एंड द प्रोटिस्ट इंक्लूडिंग the algae, protozoans and fungi like protists, all are eukaryotes. They are all the examples of eukaryotes. So, dear students, अब हम देखने लगे हैं the difference between animal and a plant cell. Generalized features हैं और ये भी आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. So, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको मैंने कोशिश किया है आपके लिए अरेंज करने की. जो भी आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पढ़ा उसको कॉम्प्रिहेंड करके मैंने इसको आपके लिए जो है वो यहाँ पे पेश किया. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल इज, यू नो वेरी वेल, दैट इज ऑफ द सेल वॉल. तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, इट इज एब्सेंट, और दे हैव ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन serves as outer covering. क्लियर? तो सेल वॉल इनके अंदर नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर देयर इज अ डेफिनेट थिक सेल वॉल. क्लियर? और उसकी 3 लेयर्स जो आपने पढ़ी थी, 3 सेल वॉल्स हैं, द प्राइमरी सेल वॉल, द सेकेंडरी सेल वॉल एंड द मिडल लेबेला. Middle labella between the two neighboring cells, or primary cell wall, the true cell wall जिसको हम कहते हैं, it's the true cell wall. It will be discussed later. Or made up of cellulose, hemicellulose, and pectin. Secondary cell wall found in the plants which have secondary xylem in them, and they made up of lignin, cutin, pectin, and silica, and organic and inorganic salts, etc., etc. Clear? And remember, it is thick cell wall, clear? And it helps in maintaining the turgor pressure as well. और जहाँ तक बात है plastids की, so plastids, they are double membrane ponted organelles present only in the plant cells, clear? So they are absent from the animal cells because the animals, they are heterotroph. There is nothing to do with the chloroplast, because chloroplasts, they are present in the plants, the autotrophs. It is concerned with photosynthesis, clear, especially. So, chloroplast, leucoplast, chromoplast, ये आमतौर पर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कॉमनली, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये कॉमन होते हैं प्लांट्स में, याद रखिएगा. These two are common. Leucoplast, it is not so much common, clear? और फिर आए about the glyoxysomes, a single membrane bonded organelle which is present only in the plant cells, सिर्फ plant cells में मौजूद है. It is absent in the animal cells, clear? और plant cells में भी आपको पता है dear students के plants में कहाँ पर मौजूद है, सब plants में नहीं है, पहली बात. Plant body में नहीं है, दूसरी बात. तीसरी बात कि ये they are only present in plant seeds. अच्छा, seeds में भी कौन से seeds? Sub seeds? No, only the lipid rich seeds, सिर्फ लिपिड रिच सीड्स. तो जब ये सीड को जर्मिनेट करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़नी है. एनर्जी कहाँ से आएगी? इनके पास तो लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू अ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लायोजाइलेट साइकिल. और उस साइकिल के जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्लायोक्सिसोम्स. तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन द सीड्स एंड सीडलिंग्स प्रेजेंट होता है इन द प्लांट्स. और कहाँ पर? ओनली द
lipid rich seeds like the castor or the olives or seeds or the sunflower seeds, etc. Now coming towards the centrosome, so that is an organelle, ठीक है. और centrosome, it is the structure, ये basically organelle है. इसके अंदर मौजूद होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेंट्रियोल्स. क्लियर. एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद है, वो जगह, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स, वो मौजूद है, प्रेजेंट है. ठीक है. एंड यूजुअली two centrioles are there. Which lie exterior to the surface of the nucleus. Nucleus के थोड़ा सा बाहर पड़े होते हैं. क्लियर. और they help in the cell division. जबकि प्लांट्स की अगर बात करें, सो इन्हीं के अंदर डियर स्टूडेंट सेंट्रोसोम नहीं है. ठीक है. एंड दे ऑल्सो लैक द सेंट्रियोल्स. क्लियर. तो फिर ये सेल डिवाइड, ये कैसे सेल डिविजन करते हैं? सो दैट इनका आंसर ये है कि इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स, they are present in the, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एमटीज भी लिखते हैं. ठीक है. एमटीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं कि न्यूक्लियस के पास. और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो एक छोटे छोटे दो रीजन्स बनते हैं, उनको कहते हैं पोलर कैप्स. याद रखना है, प्लांट्स के अंदर डिविजन से पहले ड्यूरिंग मतलब के प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, सो प्री प्रोफेज भी इसको कहते हैं, या अर्ली प्रोफेज, यानी शुरू में जैसे जैसे माइटोटिक फेज स्टार्ट होती है तो तब ये पोलर कैप्स जो बनते हैं और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर अपने आप को अरेंज करके और अपना काम चला लेते हैं. ठीक. अब बात करते हैं माइटोटिक अपरेटस की. तो माइटोटिक अपरेटस बनता कहाँ से है? फ्रॉम द सेंट्रियोल्स. क्लियर. और सेंट्रियोल्स किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो माइटोटिक अपरेटस जो एनिमल सेल में बनेगा, दैट इज ऑफ स्पिंडल एंड एस्टर. स्पिंडल जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज एन एग्रीगेशन, इट इज सम ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं. ठीक है. प्लस द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको कलेक्टिवली कहते हैं स्पिंडल. प्लस एस्टर कर लें, सो इट बिकम्स माइटोटिक अपरेटस. क्लियर. तो एस्टर ये पीछे की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं. स्टार शेप्ड, एस्टर मीन स्टार शेप्ड. और स्पिंडल जो काइनेटोकोर फाइबर्स जो जाकर के काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम वहां पर जाकर के अटैच होंगे. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ऊपर की तरफ जाएंगी और आपस में जाकर इंटरडिजिटेट करेंगी. ठीक है. ये जो क्रोमोसोम उसके साथ अटैच नहीं होंगी. तो इसमें दोनों तरह के यानी स्पिंडल भी मौजूद है और एस्टर भी मौजूद है. यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, दे हैव गॉट 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ स्पिंडल है. चूंकि उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं बनता, इस वजह से वहां पर एस्टर भी नहीं है. नो एस्टर ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोसोम. क्लियर. याद रखना है. तो इसमें सिर्फ स्पिंडल बनेगा. स्पिंडल द मतलब कि द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो यहां पर 2 सेट हैं, 2 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं जब आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर बहुत सादा सी, मतलब कि एट द एंड ऑफ द टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है तो एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, मतलब कि जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहां पर रिंग बनता है एक्टिन का. एक्टिन यू नो द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसका एक रिंग बनेगा, रिंग. और रिंग दरमियान में से ऐसे जब वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो एक क्या बन जाएगा? क्लीवेज फरो. क्लीवेज फरो बनता है और सेंटर की तरफ डीप होता जाएगा. अल्टीमेटली वन पेरेंट सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. जबकि प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता, ना उसमें इस तरह से क्लीवेज फरो बनता है, ना उसमें रिंग बनता है. बल्कि आपको याद होगा
कि प्लांट्स के अंदर जब मेटाफेज हो रही होती है तो मेटाफेज में गोल्जी वेसिकल्स आती हैं और वो अपने अंदर सेल वॉल का मटेरियल लेकर के आती हैं और वो नीचे आके क्रोमोसोम्स के नीचे अरेंज हो जाती हैं। और फिर जब टीलोफेज हो चुकी होती है तो तब क्या करती हैं, उनकी जो गोल्जी वेसिकल्स की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, और उनके अंदर मौजूद जो मटेरियल है सेल वॉल का मटेरियल वो मिलकर के क्या बनाएगा, सेल वॉल। और ये सब जब आपस में गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज करती हैं इस तरह से, तो एक यहां पर एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जिसे कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, और फिर ये दो प्लांट सेल जो है इससे अलग हो जाएंगे। Is that clear? Now the lysosomes. So lysosomes, they are the phagocytic cells, and they consist of the acid phosphatases and about 40 different hydrolytic enzymes, or they are present in the animal cells. Clear? जबकि plants के अंदर ऐसा नहीं है। Plants के अंदर lysosomes नहीं होते, especially it is mentioned in our textbook that they're absent in the higher plants. Clear? Higher और lower plants का concept तो होगा ही ना आपको, you are good students. So जो non-vascular plants होते हैं means the bryophytes, they are called as the lower plants, while the vascular plants means the tracheophytes, they are known as the higher plants. Now coming towards the Golgi bodies. Clear? तो animal cell में you have seen that there is a prominent and a definite Golgi complex, Golgi vesicles and Golgi bodies. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, प्रोमिनेंट है। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज ऐसे नेटवर्क सा बनाते हैं और फैल जाते हैं, उनके छोटे छोटे सब यूनिट्स इकट्ठे होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन गोल्जी बॉडीज के सब यूनिट्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। डिक्टाई का मतलब होता है नेटवर्क, इट मीन्स नेटवर्क, सोम मीन्स बॉडी। तो यहाँ पर वो सिस्टर्नों का जो सिस्टर्ने बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, उनका कुछ नेटवर्क सा बन जाएगा, मतलब इस तरह से प्रोमिनेंट और जिस तरह गोल्जी अपरेटस होता है वैसा नहीं होगा। क्लियर? तो इनके अंदर जो मतलब कह सकते हैं कि एनालॉग, द फंक्शनल एनालॉग इज गोल्जी अपरेटस का प्लांट्स के अंदर क्या है, डिक्टियोसोम्स। क्लियर? फंक्शन वही है उनका। और जहाँ तक बात है फ्लैजेला की, फ्लैजेला जो है इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, while in the plant cells it is absent. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सीलिया के हवाले से। तो सीलिया are thread-like structures which are only present in animal cells, जैसे कि हमारे अंदर ciliated columnar cells हैं, present in our respiratory cells, and like in the ciliates, the उसमें ciliates जो है animal like protists उनके अंदर भी मौजूद है। And in the plant cells, they lack cilia. Cilia are absent in them. Now, phagocytosis. So, what is phagocytosis? It is the movement of the solid food particles inside the cell. और आमतौर पर जो phagocytic activity है, it is the function of phagocytes like the monocytes and the macrophages or the neutrophils. ठीक है? जबकि प्लांट्स के अंदर ना मोनोसाइट्स हैं, ना न्यूट्रोफिल्स हैं, ना मैक्रोफेजेस हैं। सो एनिमल सेल्स में फैगोसाइटोसिस का अमल होता है, प्रोसेस होता है, जबकि प्लांट सेल्स में देयर इज नो फैगोसाइटोसिस। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस पोजीशन। तो एनिमल सेल्स में द न्यूक्लियस इज सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जबकि प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है दैट इज पेरिफेरल, थोड़ा सा साइड पे होता है, सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि सेंटर में देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है इट इज पुश्ड असाइड। नाउ द वैक्यूल्स, सो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और बहुत अहम है, इसको स्टोरेज ऑर्गेनेल भी कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस है इसके वैक्यूल के एतबार से भी। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कोई फूड को स्टोर कर रहा है, कोई वाटर को स्टोर कर रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है, समटाइम्स द वेस्ट दे आर आल्सो बीइंग स्टोर्ड, लेकिन जनरली फूड और वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कोएल्स करके, यूनाइट करके, फ्यूज करके बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। और आपको याद होगा जो
प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये आम मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन तो इनके पास भी है, लेकिन प्लांट्स की जो टोनोप्लास्ट है यानी कि जो उनके वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये खास मेम्ब्रेन है। इसके अंदर मौजूद हैं एक्टिव पंप्स जो मुसलसल क्या करते हैं, जो इसका वैक्यूल का जो सैप है उसको मुसलसल इस तरह से वो आयंस को पंप करके करके जो हाइपरटोनिक रखेंगे ताकि वाटर अंदर आता रहे, और उसके वजह से फिर वो टर्गर प्रेशर यानी कि टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करे। नाउ द सरप्लस फूड, या फिर जिसको हम स्टोरेज फूड कह सकते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल जो स्टोर फूड है वो किस शक्ल में हो सकता है एनिमल्स में, हमारे अंदर जो सरप्लस ग्लूकोज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. So surplus glucose is stored in the form of glycogen in the liver cells and the muscle cells usually. जबकि प्लांट्स के अंदर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, और यही फिर स्टार्च हम एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट. अब हम बात करते हैं शेप की. तो एनिमल्स के अंदर मल्टीपल शेप्स, कुछ सेल्स जो होते हैं क्यूबाइडल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ कलमनर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं. अ वैरायटी इज देयर, बट एज फार एज द प्लांट सेल इज कंसर्न्ड they are rectangular shaped usually. ठीक है, और याद रखिए इट इज फिक्स्ड. प्लांट सेल्स दे आर रेक्टेंगुलर, याद रखिएगा टोटल. नाउ टॉकिंग अबाउट the gametogenesis, that is the formation of gametes, the egg cells and the sperm cells. तो एनिमल सेल्स में गैमेटोजेनेसिस होती है बाय मेयोसिस. क्लियर? तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, वहाँ पे जो है वो पहले माइटोसिस, फिर उसके बाद वहाँ पर पहले इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर माइटोसिस, और फिर वहाँ से बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो दे विल डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होती है मियोसिस, और फिर उस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑन एंड ऑन. जबकि प्लांट सेल्स में आपको पता 2 जनरेशंस हैं, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड व्हाइल द गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, और गैमेटोफाइट ने ही आगे सेक्स ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन ने आगे फिर गैमेट्स बनवाने होते हैं. तो मतलब कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है प्लांट्स में, जिसकी वजह से अब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो माइटोसिस है इट कैन अकर इन द हैप्लॉइड सेल्स और इन द डिप्लॉइड सेल्स, जबकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में हो सकती है. तो चूंकि इनकी गैमेटोफाइट होती ही हैप्लॉइड है, तो उनके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. क्लियर जी? तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और एनवायरनमेंट्स ऑन द एनिमल और द प्लांट सेल. तो जहां तक बात है एनिमल सेल की, तो जब इसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट पे रखेंगे तो अल्टीमेटली पानी अंदर एंटर हो रहा है, अल्टीमेटली क्या करेगा, चूंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो क्या होगा, बूम, मतलब कि बर्स्ट. सो एनिमल सेल विल बर्स्ट जब मुसलसल पानी आता रहा. और अगर इसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इसकी सेल से पानी निकलता जाएगा एंड द सेल विल श्रिंक. जबकि प्लांट्स में द सिचुएशन इज लाइक दिस, कि जब इसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे वाटर एंटर होगा, वैक्यूल के थ्रू आता जाएगा, वैक्यूल बड़ा होता जाएगा, इट विल पुट प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेशर पुट करेगी, और द सेल वॉल उसको रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है. जबकि अगर इसको प्लांट सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए तो प्लांट की सेल की जो शेप है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्या होता है कि उसके साइटोप्लाज्म से जब वाटर रिमूव होता है तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, एंड दैट वेयर सिचुएशन द प्लांट सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड. तो वो श्रिंक नहीं होता, बल्कि उसे क्या कहते हैं, द प्लांट सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड. और जहां तक लोकोमोशन की बात है, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसकी बात करें तो एनिमल्स के अंदर तो लोकोमोशन है, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है. आपने कभी देखा है कि आपके हमसायों का दरख्त जो आपके घर आ जाए, या दरख्तों को चलते हुए कभी देखा हो प्लांट्स को? सो देयर इज नो लोकोमोशन एट ऑल इन द प्लांट सेल्स. हाँ, कुछ वो ग्रोथ मूवमेंट्स आपने पढ़ी थी, प्लांट अपनी जगह पे फिक्स्ड है,
सो वो अपनी डायरेक्शंस को, ब्रांचेस को वो चेंज कर लें, दैट इज समथिंग एल्स। तो वो लोकोमोशन नहीं है, ठीक है, उसको हम लोकोमोशन कंसीडर नहीं करेंगे। लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक मी। सो इट इज ओनली पॉसिबल इन एनिमल सेल्स। Now, dear students, let's have a look that what you have understood in this lecture. So, both animal and plant cells have, दोनों में क्या चीज है कॉमन? सेल वॉल, सेंट्रोसोम, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. So, both of them they have eukaryotic organization. Difference between eukaryotic and prokaryotic cells is mainly, the question is mainly based upon structure of their nuclei, plastids, vacuoles or membrane bounded organelles. Yes, dear students, yes, you are right. Membrane bounded organelles जो कि prokaryotes में नहीं होते हैं. Analog of Golgi complex in plants is called, analog मतलब functional compare, जो function के एतबार से जो मौजूद हो, मतलब उसका alternate. So क्या माइटोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम और प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस. सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एनालॉग प्लांट्स के अंदर कहलाता है डिक्टियोसोम. नाउ द शेप ऑफ प्लांट सेल्स इज फिक्स्ड, यू नो, एंड दैट इज सर्कुलर, क्यूबाइडल, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर. यस, rectangular. Now the polar caps are present in human cells, fungal cells, plant cells और prokaryotic cells. तो आपको पता है सेल डिवीजन के वाले से बात हुई थी, चूंकि सेंट्रो जो सोम नहीं होता माइटोटिक एपरेटस के लिए हमने ये एस्टर्स का डिफरेंस भी पढ़ा था, वो अगर नेक्स्ट में भी आ रहा है. सो वहाँ पर there is present instead of centrosome there are polar caps in which the microtubules are arranged in the plant cells. Now the aster is absent in tiger, animal cell, onion, plant cell, human, animal cell, ducks, animals. So किसमें absent होता है? In the plants. It is absent in the plant cells, means the onion. Now in bacteria, one glucose completely oxidized or on complete oxidation produces dash ATP, 34, 2, 38 or 36. So you remember it is 38 because इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो 2 ATP भी इनके अंदर ज़ाया नहीं होते. The cyanobacteria possesses photosystem 2, 1, both A and B or none of them. So the answer is photosystem 2. And the eukaryotes evolved from the prokaryotes probably dash million years ago. 1.5, 2.5, 3.5 or 4.5. Yes, the answer is 1.5 million years ago. जी तो dear students, आज के लेक्चर में हमने the most important thing we have discussed, that is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, as well as the difference between animal and plant cell. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लेक्चर, प्लीज लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर as soon as possible. Thank you very much.